हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल नीट का जो पेपर था, आज हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं along with the complete video solution of the paper। तो सबसे पहली बात ये है कि पेपर का एनालिसिस ये है कि पेपर बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जिसमें से क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो ये 2023 और 24 जो एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनके लिए भी ये एक अलार्म है इस चीज का कि किसी भी चैप्टर को आप छोड़े ना। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि पेपर जो है पिछले साल के मुकाबले इट वाज रिलेटिवली टफर। टफर इन द सेंस कि कंटेंट वाइज में बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, बट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। तो पेपर एक्चुअल में जो फ्रेम हुआ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रेम हो गया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कंटेंट वाइज या हम क्वेश्चन के लेवल वाइज बात करें तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हायर था। ठीक है। बट हाँ, पिछले साल के मुकाबले द पेपर वॉज बिट टफ। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि इनऑर्गेनिक जो है वो ज्यादा आई। ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आए, काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस आए, सॉल्यूशंस के भी क्वेश्चंस आए हैं, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस हैं। तो फिजिकल के लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। ऑर्गेनिक भी हम कह सकते हैं कि हर चैप्टर कवर किया गया, चाहे वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स था, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर था, या फिर अमीन्स था। ठीक है ना। तो पेपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि किसी की अगर तैयारी में कहीं कोई कमी है तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दैट स्टूडेंट। यू हैव टू बी अप टू मार्क। ठीक है ना। आपको हर चैप्टर बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स पूछे गए क्वेश्चंस में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। बाकी ये है कि कुछ चीजें जो है मैं डिस्कस करूंगा वाइल वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। उससे भी आपको ये चीज पता चलेगी कि किस चैप्टर पे क्या किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हम क्लासेस में नॉर्मली जिन चीजों के बारे में एम्फोसाइज करते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर बार बोलते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करो, नर्स्ट इक्वेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है। वो इस साल भी आया। ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में से क्या आना है, अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है ना। पिछले साल जो क्वेश्चन था वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट पे था। इस बार जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड है, कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो किसी भी चैप्टर को आप लेस इंपॉर्टेंट मत कंसिडर करिए। इवन सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कोई ऐसा चैप्टर नहीं छूटा है जिसमें से क्वेश्चन ना आया हो। सो द पेपर वाज ऑफ गुड लेवल। आई एक्सपेक्ट द कट ऑफ in this paper will decrease this year। तो बहुत ज्यादा तो डिक्रीज नहीं होगा, बट स्टिल इट इज फॉर श्योर दैट द कट ऑफ विल डिक्रीज इन दिस केस। ठीक है। As far as the other subjects are concerned, I got the feedback that physics was relatively easier and bio was moderate और बच्चों ने अच्छे से किया है। ठीक है। और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा टफ इसलिए लगा क्योंकि जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत ही एक्सटेंसिव था। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका था वो भी एक डिफरेंट वे था पूछने का। कुछ करेक्ट इनकरेक्ट असर्शन रीजन ने प्रॉब्लम को थोड़ा पेपर को थोड़ा सा टफ लुक दे दिया। So now what we can do is we can discuss one by one all the questions that were asked in the paper। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 51 है। जो 51st क्वेश्चन में आपसे बोला गया था विच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। I have not prepared the solution on this basis that some code के accordingly मैंने नहीं prepare किया है। It is in accordance to the question that we have taken over here।
तो एक क्वेश्चन है कि among the following which one will have maximum lone pair electron repulsions? We always emphasize the student कि जो क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में से आता है वो हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री में से ही आता है, और उसी में से ही इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट ईयर भी इसी पर बेस्ड था, वहां पे शेप्स के बारे में था, यहाँ पर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है। पहली बात हम इसके करेक्ट आंसर की बात कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज HCF2, जिसमें xenon के पास देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 lone pair of electron at the central atom and 2 fluorine atoms are present at the axial positions, and because of the presence of 3 lone pair of electron in HCF2 we say that there is a maximum number lone pair repulsions यहाँ पे present है, और यहाँ पे इसका जो शेप हो गई वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल, दैट इज लीनियर शेप आ जाती है HCF2 की। SF4 के केस में जो शेप है दैट इज फाउंड टू बी seesaw shape over here. In IF5 it is square pyramidal shape, ठीक है, the shape is square pyramidal in this case, और ClF3 की शेप क्या होती है, it is a T shape compound that we are having, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस के बारे में पूछा गया, ठीक है ना, विच इज मैक्सिमम इन केस ऑफ HCF2, दैट गिव्स इट अ शेप, दैट इज which shape it is linear shape it is there, so for this the answer to this is second. अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे बोला गया कि which statement regarding polymers is not correct। तो मैं अगर बात करूं तो ये पॉलीमर में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बारे में बात करी गई। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की बात करें तो वी शुड नो दैट द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो हैं दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। जब इनको हम हीट करते हैं तो जो इंडिविजुअल चेन्स होती हैं दे कैन स्लिप पास्ट वन अनदर, और पॉलीमर क्या हो जाता है, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड विस्कस। और अगर हम इस सॉफ्ट एंड विस्कस मटेरियल को कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग, सॉफ्टनिंग, कूलिंग कैन बी रिपीटेड एज मेनी टाइम्स जितना हमें चाहिए, एंड देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग और कूलिंग एंड रिस्पेक्टिवली, दिस इज एब्सोल्युटली इन इटसेल्फ अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर। बट ध्यान रहे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। इसके बाद मैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। इलास्टोमर्स के बारे में बात हो रही है, और इलास्टोमर ऐसा प्लास्टिक है जो स्ट्रेच करता है, रिवर्ट बैक हो जाता है अपनी ओरिजिनल शेप में, रैंडमली ओरिएंटेड पॉलीमर होता है। जब इनको हम स्ट्रेच करते हैं तो रैंडम चेन स्ट्रेच आउट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ insufficient van der Waals forces to maintain their configuration and the position. So definitely it is correct to say कि इलास्टोमर्स में weak इंटरमोलिकुलर या मैं कहूँ वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, और इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। After this it is saying fibers possess high tensile strength. It is correct to say this thing. Strong intermolecular forces of attraction होने की वजह से, हाईली ऑर्डर्ड ज्योमेट्री होने की वजह से हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं दे हैव गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे हैव लीस्ट इलास्टिसिटी। और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में अगर हम बात करें तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इन देम व्हेन दे आर हीटेड ऑन देयर वंस इट इज परमानेंटली सेट्स इनटू अ सॉलिड। सो इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 52nd क्वेश्चन। 53rd question is about the from the periodic table periodic properties chapter. We know that 119 और 100 से एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो उनके लिए एक IUPAC ने रूल्स रेकमेंड करे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। तो जिसमें 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इन सब के लिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, we observe that in that case they are having स्पेसिफिक नेम फॉर दिस। तो जैसे कि 1 के लिए अन होता है, इस 1 के लिए भी अन होगा, और 9 के लिए क्या होता है, इट इज ENN,
और सबके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज IUM. Therefore, third option is the correct answer for this particular question. After this, the 54th question. For 54th question में कह रहा है कि which one is not the mathematical equation for Dalton's law of partial pressure. गैसीय स्टेट में से क्वेश्चन है. डाल्टन्स लॉ ये कहता था कि जो टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. ठीक है. और अगर हम बात करें तो वहां पे किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता था वो किसके बराबर होता था? टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है ना. सो दिस इज ट्रू टू से. फिर से वो क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट करेक्ट. ठीक है ना. So which is not correct? It is the second part that is not correct, because this is the statement. This is the statement of this is in accordance to the we say as the Raoult's law के accordingly हम ये बात किया करते थे. ठीक है ना. तो ये statement और ये statement, ये तीनों statement सही हैं. ठीक है ना. और हम कहेंगे कि जो second statement है that is incorrect. It is seems to be similar to a one that is what we call as, although Raoult's law तो हम solutions के लिए अप्लाई करते हैं, बट इस तरीके की स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ में नहीं आती, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब 55th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. वो ये कह रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, आप लोग को याद हो तो आप जब ये बात पढ़ते हो कि ये अमीन्स होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द प्रोडक्ट एज अल्कोहल ओवर हियर. This is a method of preparing alcohol. So they are actually, they form the aliphatic diazonium salt which are relatively unstable और ये decompose होके कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें वाटर फर्दर रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? अल्कोहल फॉर्म करता है. ठीक है ना. सो ये स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है. और इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, जैसे कि एनिलीन की हम बात करें तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? ऑन रिएक्टिंग विद HNO2 इट इज फॉर्मिंग द डायजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन. इट इज रॉन्ग. जो डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, they are stable in the range of 0 to 5 degree centigrade only. ठीक है, यानी कि 273 to 278 Kelvin. Above 300 Kelvin, diazonium salt are not stable. It decomposes to give nitrogen gas over there. तो ये statement जो है बच्चों क्या है ये? This is a false statement that is there. So we say that statement 1 is true and statement 2 is incorrect statement over here. After this, question number 56, which is asked of the biomolecules. एंजाइम्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है. एंजाइम्स आर ऑफ कोर्स यूज्ड एज द बायोकैटलिस्ट इन मेनी रिएक्शंस. एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, लाइक वी नो फॉर द कन्वर्जन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल वी मेक यूज ऑफ इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज. ये सब क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं. बट दे आर प्रोटीन्स. दे आर enzymes are not polysaccharides. They are not in the category of carbohydrates. They are nitrogenous substance and they are called as prepared from large number of amino acids. Proteins से formation होता है. फिर से वो incorrect statement में उलझा रहा है. कह रहा है incorrect statement कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? That is the first statement over there. After this, 57th question, assertion reason based question. जैसे बच्चों को assertion reason question आता है, थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है. उसमें जो पेपर में थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस अब बढ़ानी पड़ेगी असर्शन रीजन के लिए. ठीक है ना. बीच में असर्शन रीजन बहुत कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था. केवल एम्स के पेपर में आया करता था ज्यादा क्वेश्चन. पर अब की स्ट्रैटेजी में आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में. 57 क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है. कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट क्रिस्टल. तो यस इट इज पॉसिबल. ठीक है ना. ऐसा पॉसिबल है. शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसा होता है कि अगर कुछ कैटायंस मिसिंग होंगे तो स्टिल द सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है ना. उस सॉलिड के लिए मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि वो उसमें अनायंस प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है ना. तो वो कहना चाह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
even if few of its cations are missing from its unit cell, seems to be the correct statement over here. So this statement is a true statement over here. After this, it is saying in an ionic solid, Frankel's defect arises due to dislocation of a cation. This is a statement that is absolutely correct. Frankel's defect is also known as a dislocation defect, and it also maintains the electrical neutrality because the cations are just dislocated from their respective position. They are not missing from the crystal. But पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले असर्शन में वो कह रहा है कि अगर मिसिंग फ्रॉम द यूनिट सेल्स है, अगर वो मिस होते हैं अपने यूनिट सेल से, तो फिर भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो मिसिंग है तो अनायन भी हो सकता है मिसिंग हो, in accordance to the Schottky defect. So we want to say that both the statements are actually the जो पहली स्टेटमेंट है उसके लिए हम क्या कहेंगे, solid is electrically neutral even if few of its cations. So this is a true statement that we are having over here, ठीक है ना? And the second statement is also correct but is not the correct explanation. Therefore fourth option is the correct answer for this one. 58 क्वेश्चन की अब हम बात कर रहे हैं. देखो जीरो और कह रहा है कि ग्राफ जो है दैट इज y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया और कह रहा है कि किन के लिए ये स्टेटमेंट सही है. अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है -dA/dt इट इज इक्वल टू k, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगी भी तो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होने वाला. So it is what kind of a reaction? It follows zero order kinetics over here. ठीक है ना? So it is true with respect to the zero order reaction over here. इसके बाद वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है. कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखें तो हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है. दैट इज द पैरामीटर दैट रिमेन्स कांस्टेंट. भाई उसका रेट भी चेंज होगा, उसकी उसकी कंसेंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ चेंज होगी, बट हाफ लाइफ जो है जिसका एक्सप्रेशन किसके बराबर हम लोग लिखते हैं, इट इज ln2/k. तो लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के चेंज नहीं है, के चेंज नहीं होगा और हाफ लाइफ की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी. इसीलिए द करेक्ट आंसर टू दिस इज द फर्स्ट वन. आफ्टर दिस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन. एस ब्लॉक चैप्टर में से क्वेश्चन है, हाइड्रोजन चैप्टर में से, और यहाँ पे डिफरेंट हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहा है. There are three types of hydrides that we know. Like for example, if I say NH3 and H2O, these are said to be the hydrides because of the presence of electrons on the nitrogen atom in this case. ठीक है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? We call them as electron rich hydrides. ठीक है ना? So in this case, these are electron rich hydrides. और B2H6 तो Diborin है. ये किस तरीके का हाइड्राइड होगा? दिस विल बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. ठीक है ना? यहाँ से आपको पता चलता है कि C का सेकंड होगा. और GeH4 की बात करूं तो सिमिलर टू मीथेन हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे. ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है. तो B तो फर्स्ट होना चाहिए और C क्या है? दैट इज सेकंड ओवर हियर. इसके बाद MgH2 क्या होगा? That will be said to be an ionic hydride. और HF भी क्या होता है? That is also considered to be electron rich hydride. So considering all this information over here, it is observed that third option is the correct answer for this one. Question number 60 की बात कर रहा है, and again it is from the P block chapter, that is oxygen family, जिसमें ये बात बोली गई कि यहाँ पर अगर हम हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में चलते हैं, ऑक्सीजन से सल्फर से सेलेनियम से टेलुरियम, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वाटर हैज अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर. एंड इट इज इनकरेक्ट टू से कि हाइड्राइड का मोलर मास के साथ बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है ना? वाटर के लिए ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर गलत है. ठीक है ना? वैंडरवॉल फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्यूमुलेटिव कंबाइंड इफेक्ट होता है जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिसाइड करेगा यहाँ पर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और 60th का आंसर क्या होगा? दैट इज द फोर्थ वन. 61st क्वेश्चन सेज which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene? This is a very basic reaction of an electrophilic substitution reaction.
where we react chlorine with FeCl3, it forms FeCl4 minus and it forms Cl plus, that is chloronium ion, which is behaving as an electrophile, which attacks the benzene ring, forming the pi complex, forming the sigma complex, and thereafter deprotonation gives the product as chlorobenzene. In this case, where chloronium ion behave as an electrophile, and it is an example of electrophilic aromatic substitution. Is it okay? Hence, the third option is the correct answer for this one. 62 question is again from the P block. It is saying that ICl is of course more reactive than I2, और इसका जो explanation है that is also perfectly correct. So the correct answer for this is the third part. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of this. ठीक है? इसके बाद जो information है that is from the chapter that is D and F block. गैडोलिनियम, ठीक है, और La, ठीक है, Gd, Lu, ये तीन एलिमेंट्स के लिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि that they have got low value of ionization enthalpy. Second, the reason is because of the empty, half-filled and fully filled configuration that is obtained after the loss of two electrons in that, after the loss of two electrons in that case, and it is the reason that is given for it is high exchange enthalpy, ठीक है ना, M3 plus की जो exchange enthalpy है वो क्या है, that is less, and the correct answer for this is the fourth option that we are having in this case. After this, question based on electrochemistry, certain values of electrode potential are given to you. You have been asked that which reaction cannot occur. ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, इसी बेसिस पे ही आपसे बोला है कैन नॉट अकर, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज द करेक्ट वन. अगर आप इस रिएक्शन का ई नॉट की वैल्यू निकालो तो इट विल बी ई नॉट ऑफ एजी प्लस आयन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल which is equal to minus 0.80 plus 0.34, that is minus 0.46, which is a negative value. Hence this reaction cannot occur. और 64 का आंसर क्या होगा, इट इज द सेकंड ऑप्शन ओवर हियर. 65th क्वेश्चन में क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट है, इन एन एटम ऑल द 5 3d orbitals are equal in energy in the free state. It is absolutely correct statement. All 3d orbitals, that is 3dxy, 3dyz, 3d x square y zx, 3d x square y square and 3d z square, इनके लिए हम term use करते हैं degenerate orbitals. They all are having the same energies. So this is a true statement that we are having. इसके बाद बोल रहा है कि dxy, dyz and dx orbital are similar. Yes, they all are similar. They are all double dumbbell shaped orbitals. But dx square, y square, dz square की shape same नहीं है. dx square, y square की shape इस तरीके से double dumbbell है, and it is an axial orbital pointing towards the x-axis and the x-axis and the y-axis, and this is the shape of the dz square orbital that we are having in this case. So this statement is an incorrect statement over here. इसके बाद कह रहा है all 5d orbitals are different in size when compared to respective. Yes, 4d 5d में यही फर्क है. 5d की एनर्जी भी 4d से ज्यादा होगी, 5d की ऑर्बिटल की सबकी शेप 4d ऑर्बिटल के बराबर होगी, बट साइज 5d का ज्यादा है एज कंपेयर टू 4d. और जो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है वो कह रहा है कि 4d और 3d ऑर्बिटल की सबकी शेप, ठीक है ना, तो जो है वो सेम है, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, आर करेक्ट. Second is the only incorrect statement, therefore second is the right answer. 66th question based on the IUPAC nomenclature. Definitely the first thing that you should do in this case is the calculation of the oxidation number. AgH2O plus है और AgCN2 माइनस है. इन दोनों केसेस में सिल्वर जो है
that is present in +1 oxidation state over here, and we say it is diaqua silver 1, dicyanide 1. Therefore, second option is the correct answer. 67th क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो रिएक्शंस थी, एक तो पर मैग्नेट आयन का रिडक्शन हो रहा है Mn2+ में एसिडिक मीडियम में, और एक और रिएक्शन दी गई, उसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। आपसे पूछा गया कि क्या पर मैग्नेट आयन O2 को लिबरेट कर सकता है फ्रॉम एसिड। अगर मेरे को इसकी रिएक्शन लिखनी है तो आई हैव टू रिवर्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इट इज 1.223 वोल्ट ओवर हियर, ठीक है ना। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखकर ई नॉट की वैल्यू लिखूंगा तो आपको पता है ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट और लेफ्ट, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड इट इज -1.223, it is -1.510, it is -2.733, coming out to be negative, and I will say that the reaction is not possible. It is no possibility of it because the value for the E naught is negative over here. Question number 68 जो based है वो मोल कंसेप्ट या कह लो इक्विवेलेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और रिएक्शन भी दी गई। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम इसे दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, और वी कैन सॉल्व इट फर्स्ट फ्रॉम द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट HCl के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, ठीक है ना। मान लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का मास X रहा होगा, उसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will be equal to normality into volume of HCl solution over here, ठीक है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x into 0.95 and equivalent mass of calcium carbonate is 100/2, that is equal to 50. It is 50 into 0.5 upon it is 1000, ठीक है ना। So what we will get from here, it is 50 into 0.5 into 50, although I have solved it, but still I am once more verifying it, divided by 0.95, it is coming out to be 1.31 grams के करीब। तो आपसे बोला गया है कि इसका क्या वैल्यू है, 68 क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ पार्ट ओवर हियर, ठीक है ना। So the mass that we have obtained of calcium carbonate is 1.31 ग्राम। इन एडिशन टू दिस आप इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। सो मूविंग फर्दर इन दिस 69th क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट दैट वी डिस्कस इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एनहांसोमर्स क्या होते हैं? एनहांसोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर of course shows the zero optical rotation because it is because of external compensation they balance each other, and 1:1 molar mixture is racemic mixture, optically inactive mixture, ठीक है। SN1 reaction में कार्बोकटायन का formation होता है and there is a probability of attack of nucleophile from the front as well as from the back side, so we say it gives 1:1 molar mixture. This is called as racemization, and SN2 मैकेनिज्म के लिए कहा गया कि जब यहाँ पे अटैक होता है तो इट रिजल्ट्स इन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। 70th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट या सॉल्यूशन चैप्टर से। आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है 1 मोलर which is equal to number of moles of solute which is 0.5 upon the weight of solvent, और ये कौन सी यूनिट में होता है, that is in kilograms. So weight of solvent in kilograms किसके बराबर हुआ, it is 0.5, और अगर मेरे को ये मास ग्राम में निकालना है तो 0.5 into 1000, that is equal to 500 gram. The 70th question answer is 4. Question 71st, that is based on the molecular orbital theory. फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट में हैं, जैसे कि मैंने अपने शुरू
वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा था, ये भी क्वेश्चन वही है। वो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। तो इसके में इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इसलिए पेपर इसलिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आपकी टेंडेंसी होती है कि आप एक बार सारे ऑप्शंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो H2 plus ion has one electron. Yes, it has one electron. Sigma 1 is its electronic configuration. Bond order is equal to half. Relatively unstable species. O2 plus O2 का configuration लिखते हैं तो it is pi star 2px, pi star 2py, having one electron in each of the antibonding pi star molecular orbital. जब O2 plus sign का formation होगा तो वो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा and the configuration it will be having is pi star 2px 1 and pi star 2py 0. So the presence of one unpaired electron is still there. That makes it paramagnetic. तो answer तो definitely 2 ही होगा. This is the incorrect statement. O2 plus का order 2.5 आता है, O2 का तो 2 आता है indicating a double bond. O2 minus is superoxide ion, the bond order is 3/2. O2 2 minus is the linkage between the two oxygen atoms. It is a peroxide ion having the bond order of 1. This is a correct statement. ये भी correct statement थी और C2 का bond order 2 आता है indicating that it is having 2 degenerate pi molecular orbital in its configuration. 71st का आंसर 2 है। 72 क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजोन फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ ऑक्साइन बनते हैं, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है, NaHSO3 के साथ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो साइनोहाइड्रिन HCN, ठीक है ना। आपको अगर इतनी सी भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में पता होती तो भी आपका आंसर एकदम बिना बाकी ऑप्शन चेक करे आ जाता है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। फिर भी और वेरीफाई करना है तो ऑक्साइन NH2OH के साथ मैच करेगा, दैट इज करेक्ट। एसिटल हेमी एसिटल फॉर्मेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कोहल्स जब एल्डिहाइड्स वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं, शिफ्ट बेसिस फॉर्म होते हैं जब एल्डिहाइड्स अमीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, दैट इज सेकंड। 73rd क्वेश्चन में डायमंड और ग्रेफाइट, फिर से वही क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज sp3 is correct, graphite is sp2 is also correct. The question says कि which of them is a correct statement. इसके बाद बोला गया है कि both diamond and graphite are used as a dry lubricant is wrong. It is the graphite that is used for that purpose. Diamond and graphite, they do not have the two dimension. Diamond has absolutely three-dimensional network structure where every carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms with a bond angle of 109 degree 28 minutes. Diamond covalent है और graphite ionic is again is incorrect statement. Both are covalent network solids. So the correct statement over here is the first one. Diamond is sp3 and graphite is sp2. 74th क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन। अगेन बेसिकली तो आपको यही चेक करना है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो 74th क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कंपैरिजन किया गया कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स का और हाइड्रोकार्बन्स का कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो हमने कहा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ डाइपोल दैट इज प्रेजेंट व्हिच इज नॉट देयर इन हाइड्रोकार्बन्स. So there is a force of attraction, that is weak molecular association is there. That is called as the dipole-dipole interaction is absolutely correct. That makes the boiling point of aldehyde and ketones relatively higher. तो ये statement अपने आप में सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात कही गई कि अगर एल्डिहाइड्स कीटोन्स को कंपैरिजन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अल्कोहल से कंपेयर करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लोअर होगा। ये भी बात सही है क्योंकि एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर नॉट satisfying the condition for the formation of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is present in case of aldehyde alcohols, not in case of aldehydes and ketones. Hence, I can say that both the statement are the true statement that we are having in this case. So both the statement are correct. That is 74 का आंसर जो होगा, the boiling point of aldehydes and ketones are higher. That is true.
and for the hydrogen bonding they are having lower. So both the statements are observed to be the correct statement over here. 75th question में बोला गया which of the following PV curve represent the maximum work done? It is determined on the basis of area under the curve. ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाला ग्राफ देखते हो तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से गैस को यहाँ पे लेकर गए और आइसोथर्मली लेकर गए। यहाँ से यहाँ लेकर जाने का मतलब क्या है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वर्क डन तो जीरो हो गया यहाँ पे। और इस वाले केस में जब मैं गैस को सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आया, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इन आइसोथर्मल, this is an isothermal expansion taking place followed by isothermal compression that is taking place over here. So what we want to say in this particular case, we are saying that in this case also we are saying that कि जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इट इज मोर एरिया अंडर द कर्व के बेसिस पे हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट हो जाता अगर वो थोड़ी और इंफॉर्मेशन ये दे देता कि दैट इट वुड हैव बीन फॉर द आइडियल गैसेस दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया कि अगर नाइट्रोफिनॉल्स को और फिनॉल को कंपेयर करें, ऑफ कोर्स नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक, ठीक है ना। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे एक बात बताऊं तो बात यह है कि जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जब हम मेटानाइट्रोफिनॉल और जब हम पैरानाइट्रोफिनॉल को कंपेयर करते हैं तो इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन दिस बेसिस कि यहाँ पे NO2 ग्रुप -I और -M इफेक्ट देता है। इन द थर्ड केस ऑल्सो देर इज -I and -M इफेक्ट, but there is only -I effect operating in the metanitrophenols. Is that thing clear? So what do we say in this particular case? हम लोग ये बात कहते हैं कि para और ortho they should be more acidic than nitro because there is more electron withdrawing effect, and we expect the ortho to be the more acidic one over here. But what actually happens in this case, we observe that because of intramolecular hydrogen bonding, orthonitrophenol becomes relatively less acidic than paranitrophenol. इसीलिए अगर हम इन तीनों को देखें तो the correct order of acidic strength is, the first one is para, followed by the ortho, and followed by the metanitrophenol in this case. This is the decreasing order of the acidic strength that we are having. So जो statement में बोला गया कि यहाँ पर सारे नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, this is absolutely the incorrect statement that we are having over here, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 क्या है, इट इज फॉल्स। और जो पहली स्टेटमेंट दी गई कि NO2 ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो स्टेटमेंट सही है। इसीलिए हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके बाद 77 क्वेश्चन में आपको एक बफर, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। बफर सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, और आपको दोनों के नंबर ऑफ मिलीमोल्स और कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू पता है। एज पर दैट द करेक्ट आंसर टू दिस इज 3, दैट इज कमिंग फॉर दिस क्वेश्चन। 78 question that is based on qualitative analysis of nitrogen containing compounds, in which it is asking about the Geldar's method for the estimation of nitrogen that we use. One is Dumas method, another is Geldar's method. पर जेल्डार्स मेथड में हम लोग करते क्या थे कि नाइट्रोजन जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते थे, फिर अमोनिया को न्यूट्रलाइज करते थे, ठीक है ना। पर हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जेल्डार्स मेथड इज एक्चुअली नॉट एप्लीकेबल फॉर द एजो कंपाउंड्स, is not applicable. This is written in the NCERT also. It is not applicable for nitro compounds, and it is also not present in heterocyclic nitrogenous compound, जिसमें नाइट्रोजन रिंग के बीच में प्रेजेंट होती है। In these 3 cases, we observe that it cannot be converted to ammonia. इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज द फर्स्ट वन, ठीक है ना। इसके लिए यूज कर सकते हो, बाकियों के लिए यूज नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 79 में मैं केवल इसके करेक्ट आंसर की बात करूंगा, बाकी सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है ना। लिथियम इज ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हिच इज एट द टॉप। इट इज एट द रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है इसका, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन, KO2 is potassium superoxide we are having here। K is positive और O2 जो है वो माइनस है। पोटेशियम तो कभी भी +4 में नहीं हो सकता, इट हैज टू बी इन द +1 ऑल्सो ऑलवेज। तो 79 का आंसर क्या होगा? दैट इज द फोर्थ वन। 80th क्वेश्चन इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। फिर से वो स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। B2H6 is having this structure where there is the presence of two 3-centered 2-electron bond, banana bonding, bent bond that is present, formed by 4 sp3 hybrid orbitals of both the boron atom. Out of them 3 are half filled and 1 is vacant orbital over here, ठीक है ना। तो बोरोन B2H6 का जो केस है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ये BH bond, they all are 2-centered 2-electron bond, and these two bonds that are indicated are 3-centered 2-electron bonds. But the incorrect statement is the second one. It is saying it is sp2 hybridized is incorrect. It is sp3 hybridized we are having. Question number 81st is based on the concept of surface chemistry, where we discuss about the Hardy-School's rules for the coagulation process. वो कह रहा है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयन होता है वो कौन सा होता है? उसको पॉजिटिव आयन क्या करता है? कोएगुलेट करता है। जितनी ज्यादा चार्ज होगा, एक्चुअली तो वो उसकी फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो इट इज करेक्ट टू से कि एल्यूमिनियम 3+ की कोएगुलेटिंग पावर या फ्लॉक्युलेटिंग पावर ज्यादा होगी टू कोएगुलेट अ नेगेटिव सोल, which can be kind of an arsenic sulfide or negative sulfide soul. Metal souls भी क्या होते हैं? Negatively charged soul over here. So what we can say in this case, this statement is the correct statement. और इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज सोल को फ्लॉक्युलेट करना हो या कोएगुलेट करना हो तो कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर ये है, ये गलत ऑर्डर है। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। It is the negative ion that is responsible. Phosphate ion followed by sulfate ion followed by chloride ion is the decreasing order of the coagulating power of the anion which is responsible for causing the coagulation of a positively charged soul. So this statement is false और पहली statement क्या है? That is true. So statement 1 is true and statement 2 is incorrect. The correct answer for this is क्या होगा? That is the first one. 82 is a chemistry in everyday life question. ठीक है ना? So this you have to just remember. ठीक है ना? That antacid जो होता है सिमिट्रिडिन होता है, ठीक है ना? मॉर्फिन जो है it is an analgesic, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई जरूर आता है नीट के पेपर में, ठीक है ना। The correct answer for this is the fourth one. 83rd reaction is a nucleophilic addition reaction where Grignard agent is behaving as a nucleophile, attacking at the electrophilic center over here, forming an addition product O double bond C ONGX. This is R और इसके acidic hydrolysis से it forms the product as carboxylic acid in this case. So the correct answer to this is the third part in this case. इसके बाद जो 84th क्वेश्चन है उसमें अगर आपको एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पता हो कि हम KOH को KOH को यूज करते हैं एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर CO2, तो C का पार्ट किसके साथ मैच करता है? फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन होता है, यूडियोमेट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि CO2 को एब्जॉर्ब कराया KOH में तो क्या बनेगा? K2CO3 + H2O, ठीक है ना। सो दैट इज, केवल इतनी बात से भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन इस तरीके से दिए थे। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ए जो होता है लिथियम बैटरीज भी होती हैं, हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो सीजियम होता है दैट इज यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक सेल बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी ओवर देयर। 85th क्वेश्चन सेज व्हिच इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एक मैं कहूंगा इट्स एन इजी क्वेश्चन, देखते साथ ही पता चल रहा है कि यहाँ रेजोनेंस होगा,
यहाँ रेजोनेंस होगा दिस एंड दिस। इन दिस साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कटायन में भी रेजोनेंस है। 7 इक्विवेलेंट कॉन्जुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन एटम जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। Complete continuous conjugation system should be present in a compound to be aromatic over there. So 85th का आंसर क्या होगा? It is the second part that we are having in this case. Question number 86 में pressure inside the vessel पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना है? It is 100 liters. गैस का अमाउंट जो दिया गया है that is 64 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, it is 64 by 32 that is equal to 2. And in this case आपसे प्रेशर इनसाइड पूछा गया, तो वी आर अप्लाइंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एनआरटी अपॉन वी। नंबर ऑफ मोल्स इज 2, आर की वैल्यू 0.0831 ले लेते हैं, तो आंसर बार में आ जाएगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना है? दैट इज 300 केल्विन डिवाइडेड बाय इट इज 100 लीटर। सो ऑन कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 2 into 0.0831 into 300 divided by 100 is 0. This is 49.86 value आ जाएगी, ठीक है ना। So I think the correct answer for this is the first one. एक बार आप इसका वो चेक कर लेना, ठीक है ना। You can check the calculation. This is the thing that you have to apply in this case. After this, 87 question says रेडियस ऑफ द सेकंड बोर्स ऑर्बिट। अगर ये ना भी दिया हो, वैसे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है इसको, आपके पास फॉर्मूला तो है, दैट इज a naught n square by z for calculating the radius. So it is 52.9 picometers, that is it is n square or divided by z, z is 3 over here, ठीक है ना। So that becomes 52.9 multiplied by 3. So that is equal to 158.7 picometer. That is the answer for 87th question. Question number 88 में अगर हम देखें तो OH group is there, which is a functional group that is present, and we say that what will happen in this case for writing the name, I am assigning the OH group as the greater priority. So I'm observing at the first position there is bromo, at the fourth position there is methyl, and at the fifth position there is chloro group that is present, and it will be hexane 3 all that will be there. So what will be the correct IUPAC name of the compound? It is 1 bromo 5 chloro 4 methyl hexane 3 all, ठीक है ना। So the correct answer for 88 is the third part. 89th question में क्या था कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, ठीक है ना, 3O2 फॉर्मिंग 2O3, और आपको वैल्यू दे रखी थी 3 into 10 raised to power minus 59. So that is equal to concentration of O3 का square divided by concentration of O2 का cube. So this becomes equal to 3 into 10 to the power minus 59. Concentration of ozone आपको निकालनी थी, और O2 की कंसेंट्रेशन दे रखी थी 0.04, उसका क्या हो जाएगा Q। तो दिस नीड टू बी सिंप्लीफाइड, एंड 89 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन इज कमिंग आउट टू बी 4.38 into 10 raised to power minus 32. 90th क्वेश्चन में एल्डोल कंडेंसेशन पर रिएक्ट क्वेश्चन बेस्ड था। वी आर हैविंग अ कंपाउंड दैट इज 2-pentanone, वी आर हैविंग अ कंपाउंड दैट इज एसीटोन, और 90th क्वेश्चन का एक, वैसे तो आप इसकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बना सकते थे, पर इसमें यह कहा गया कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जो भी फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो भी फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 5 इधर है, 3 इधर है, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो मैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर पा रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 6 कार्बन एटम, विच इज नॉट पॉसिबल। एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज नहीं होते, तो इसलिए 90th का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक है ना। 91st क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से ये E0 की वैल्यू गलत है। दिस वैल्यू गिवन इज 1.05 वोल्ट,
ठीक है। E इज इक्वल टू 1, ये मिस प्रिंटिंग है शायद, ठीक है ना, इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे आंसर की जब आएगी और नीट का जब भी इंफॉर्मेशन आगे की आती है। 0.059 बाय 2 लॉग निकल आयंस की कंसेंट्रेशन हो गई 0.001 और डिवाइडेड बाय 0.001 का स्क्वायर हो गया। दिस इज क्यूसी ऑफ द सेल दैट वी हैव रिटन और इसके सॉल्व होने पे वैल्यू आ रही है 0.9615 वोल्ट। Therefore, the correct answer is first over here in this case. 92nd में कह रहा है न्यूट्रल एंड फेंटली एल्कलाइन मीडियम है जो I माइनस को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर रहा है और फेंट न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, it gets converted to MnO2 and we say that oxidation number changes from +7 to +4, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में वो +2 में जाता है, बेसिक में वो +1 में जाता है और neutral medium it reduces to +4 from +7 and therefore third option is the correct answer. 93rd question that is based on chemical kinetics over here. यहाँ पर वो rate constant पूछ रहा है in minute inverse, so I'm writing K is equal to 1 by T, ठीक है ना, T that is यहाँ पर initial concentration become after I think there is some missing information over there. I'm just verifying it from the original paper of this. This is question number 93 that is there. Typing करते हुए कुछ error हो गई है हल्की सी. I'm just verifying it. 93. After 5 minutes दे रखा था ये. तो K की वैल्यू क्या हो गई? Ln इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 और बाद की कंसंट्रेशन है 0.00. So rate constant becomes equal to 1 by 5 ln और ये क्या हो गया? That becomes equal to 100. So I can say it is 2.303 log 100 is 2 divided by 5 and this on calculation will give the final answer as 2.303 multiplied by 2 divided by 5 is 0.9212 minutes is the final answer. 94th में ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दे रखे थे, एक दिया था 2 मिथाइल प्रोपेनल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज HCHO. तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड दैट इज इंट्रोड्यूस ओवर हियर. दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म और हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH जस्ट हल्का सा यहाँ एरर हुई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट जिसके ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुए और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज 3 मिथाइल ब्यूट 1E. दैट इज द आंसर फॉर दिस. फॉर 95 बेस्ड ऑन मेटलर्जी, हेमेटाइट इज Fe2O3, magnetite is Fe3O4, very common ores of iron. ठीक है ना, calamine is ZnCO3 and kaolinite is this one. So 95th का जो आंसर है that is the fourth one over here in this case. 96th question based on the concept of this is FCC. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एटॉमिक मास कॉपर का क्या है. डेंसिटी दे रखी है 8.92 that is equal to Z which is 4 into molar mass that is need to be determined divided by edge length 3.608 into 10 to the power minus 8 का cube multiplied by 6.02 into 10 to the power 23 is giving us the molar mass equal to 63.1. This is the correct answer. 96 का answer third है. 97th is asking about the Lucas test. In Lucas test, primary, secondary, tertiary alcohols distinguish किए जाते हैं HCl और ZnCl2 को यूज करके. ये absolutely correct statement है. But tertiary alcohol immediately react करके turbidity produce करते room temperature पर, ना कि primary alcohol. So this is a false statement and this is a true statement over here. ठीक है ना? So what we can say, the correct answer is the first one over here.
इसके बाद 98 क्वेश्चन में कहा गया कि साइनाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट एज CH2 NH2 ओवर हियर, और NaNO2 HCl के साथ देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट followed by the reaction with water will form benzyl alcohol in this case. ठीक है, so the correct answer over here is the second part. 99 क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड था कि लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और वो कितने लिगेंड्स है. So definitely EN जो ligand है ethylene diamine is a stronger ligand than water ligand. There are 3 EN ligands that are over here that will cause more energy separation of the T2G and the EG set of orbitals. तो C में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय A में ज्यादा होगा, फॉलोड बाय B में ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इथाइलिन डायमीन लिगेंड्स ओवर हियर. So the correct answer for 99th is the first one over here. 100 question is again a very easy question that you can check yourself in the environmental chemistry. Particulate matter, hydrocarbons, hydrogen peroxide are actually responsible for causing the increase in pollution due to the presence of sulfur dioxide that is there. It enhances the pollution because of SO2 over there in the atmosphere. ठीक है, so आपने देखा 90% क्वेश्चंस जो है उनमें आपको ये चेक करना था कि करेक्ट इनकरेक्ट, चाहे वो असर्शन रीजन की फॉर्म में हो, चाहे वो असर्शन रीजन की फॉर्म में ना हो. ठीक है, सो इट इज ये एक तरीके का अलार्म है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स के लिए कि बहुत ही बारीकी से पढ़ाई करनी पड़ेगी. ऊपर ऊपर से स्टडी करके काम नहीं चलेगा. जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो. ठीक है, कहाँ पे वो क्या ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन में, बहुत बहुत ही बारीकी से वो क्वेश्चंस में ट्विस्ट कर रहा है. ठीक है ना, बहुत अच्छा पेपर बोलूंगा मैं, नीट का पेपर था. ठीक है ना, अप टू द लेवल, अप टू द मार्क एंड रिलेटिवली आई शुड से not so scoring paper, I would say that is there. ठीक है ना, जितना केमिस्ट्री में बच्चे ज्यादा नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा वो मार्क्स लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा चांसेस कम है. कहीं ना कहीं टाइमिंग फैक्टर, पेपर के जो कंटेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट टफ, बट पेपर जो ऑर्गेनाइज किया गया, पेपर जो फ्रेम किया गया, उसने पेपर की थोड़ी टफनेस जो है वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. सो ऑल द बेस्ट. आप लोग को जो भी कोई अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. ठीक है ना, आई कैन रीच आउट टू यू फॉर दैट थिंग. ठीक है, ऑल द बेस्ट.